अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरे वालिद दौलतमंद ना थे, फिर भी हम खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे। जब मैंने मैट्रिक पास किया तो वालिद साहब ने हुक्म दिया कि बेटी अभी घरदारी सीखो, अगले साल कॉलेज में दाखिला ले लेना। सो मैंने कॉलेज जाने का ख्वाब अपनी आंखों में बंद कर लिया और अब्बा जान के हुक्म पर घरदारी संभाल ली और माँ के साथ काम काज में हाथ बटाने लगी। मैं वालदैन की इकलौती बेटी थी। वो मेरा बहुत चाव करते थे। मुझे ये मालूम न था कि ये मेरे सगे माँ बाप नहीं हैं, बल्कि उन्होंने मुझ गुमशुदा बच्ची को पनाह दी और औलाद की तरह पाला। ये हकीकत बहुत अरसे बाद मुझको मालूम हुई। हुआ ये था कि मैं एक रोज़ जब दरवाज़ा गलती से खुला रह गया, मैं अपने हकीकी वालदैन के घर से निकली और गली में आ गई। उन दिनों मेरी उम्र 3 साल के करीब थी। आप समझ सकते हैं कि 3 साल के बच्चे को कितना शऊर होता है। मैं भी दुनिया के हालात से बेखबर बस गली में सीधी चलती गई और वापस ना पलटी। भला कैसे मुड़कर देखती, इतना शऊर ही ना था। आगे जाकर सड़क पर पहुंची तो इतनी छोटी बच्ची को ट्रैफिक से भरी सड़क के किनारे इधर उधर देखते पाकर एक जोड़े की निगाहें मुझ पर ठहर गई। चंद सेकंड में उन्होंने जान लिया कि मैं घर से निकली गुमशुदा बच्ची हूं, जो रास्ता भूलकर मेन रोड तक आ गई है। वो अपनी गाड़ी से उतरे और मेरे पास आए। मुझसे नाम पूछा। मैं कुछ ना समझी और रोने लगी। तब उन्होंने मुझे सड़क किनारे से उठा लिया और गाड़ी में बैठ गए। अब मैं औरत की गोद में थी और मर्द गाड़ी चला रहा था। मुझे लेकर वो कुछ देर इधर उधर गलियों में फिरे, दुकानदारों से पूछा। हर किसी ने मेरे बारे में लाइल्मी का इजहार किया। कोई ना बता सका कि ये किसकी बच्ची है। तब वो मियाँ बीवी मुझको लेकर अपने घर आ गए। ये एक बेऔलाद जोड़ा था। उन्होंने मेरे वालदैन की तलाश की, मगर नाकाम होने पर मुझे गोद ले लिया। मेरा नाम उन्होंने नूर रखा, क्योंकि मैं उनकी बेनूर जिंदगी में उजाला बनकर आई थी। उन्होंने बड़े चाव से मेरी परवरिश की। हर किसी को यही बावर कराया कि मैं उनकी हकीकी बेटी हूँ। वक्त गुजरता रहा। मैं 16 साल की हो गई और मैट्रिक पास कर लिया। उन्होंने मुझको कभी कोई तकलीफ ना दी, प्यार ही दिया। हमारे घर के पिछवाड़े एक गली थी, उसके साथ ही कोठियों की लाइन थी। हमारे मकान के मुत्तसिल भी एक छोटा सा बंगला नुमा घर था, जिसकी छत से हमारा आंगन दिखाई देता था। ये अमीर लोग थे। साहब खाना एक बिजनेसमैन थे। उनका भी एक ही बेटा था, जिसका नाम गुलबख्त था, लेकिन प्यार से सब उसको राजा कहकर बुलाते थे। वो बड़ा खूबरू और बांका सजीला नौजवान था। वो जब भी अपने घर के ऊपर के हिस्से में जाता, उसकी नज़र हमारे आंगन पर जरूर पड़ती थी। उसकी निगाहों में तजस्सुस भरा होता, जैसे किसी की तलाश हो। मैं सामने दिखाई दे जाती तो उसका चेहरा खुशी से चमक उठता। मुझे लगता कि इस बांके सजीले को जरूर मेरी ही जुस्तजू है। मेरा भी दिल करता कि उसको देखती रहूं। तमन्ना करती, ऐ काश ये खूबसूरत लड़का मेरी जिंदगी का साथी बन जाए। मगर जानती थी कि ऐसे ख्वाब हम जैसी मतवसत घराने की लड़कियों के लिए कितने तकलीफदेह साबित होते हैं, क्योंकि राजा का बाप एक मालदार आदमी था और मेरे अब्बा सफेद पोश थे। ये भी सुन रखा था कि अमीर घरानों के लड़के भोली भाली लड़कियों को बर्बाद करते हैं। वादे तो करते हैं मगर शादी नहीं करते। मेरी उम्र उस वक्त गरचे छोटी थी, मगर तब भी मैंने अपने पूरे शऊर और अकल से काम लिया, दिल पर काबू रखा और बहुत दिनों तक उसकी मुतलाशी निगाहों से बचती रही। मगर उस अमीरजादे ने बिलाखिर एक रोज मुझको अपनी चाहत का असीर कर ही लिया। वो इम्तिहान की तैयारी में मशगूल और धूप के बहाने अपनी कोठी की छत पर किताबें लिए मुताले में मसरूफ रहता। उन दिनों हल्की हल्की सर्दियां थीं। मैं भी कभी सब्जी काटने और कभी बाल सुखाने के लिए अपने आंगन में जा बैठती थी। तभी वो अपनी छत पर आता और कभी पेंसिल तो कभी कापी गिराता। आवाज पर मैं सर उठाकर देखती तो मुस्कुराता। तब मैं अपनी मुस्कुराहट को होंठों में दबाकर सर को झुका लेती। राजा क्योंकि मुझको अच्छा लगता था, लिहाजा मैं उसकी इन हरकतों का बुरा ना मनाती थी। अगर 2-4 दिन वो ऊपर नजर ना आता तो मैं दुखी सी हो जाती, मुंतजिर हो जाती कि कब वो अपनी छत पर आए तो मेरे मन में मुसर्रत के फूल खिले। जिस रोज उसको ना देखती, सारा दिन कोई कमी महसूस होती रहती और देख लेती तो दिल हल्का फुल्का हो जाता। बहुत अरसे से ये लोग हमारे पड़ोस में आबाद थे। कभी राजा ने किसी को शिकायत का मौका ना दिया था।
मोहल्ले के सारे लोग उसको एक शरीफ लड़का समझते थे और इससे अच्छे तरीके से पेश आते थे। कोई नहीं सोच सकता था कि ये मोहल्ले पड़ोस में किसी लड़की पर नजर रखता होगा। ये ऐन हकीकत थी कि वो मुझ पर नजर रखने लगा। शुरू में मैं न समझी, लेकिन उसने रफ्ता रफ्ता अपनी वारफ्तगी बढ़ाई। इशारे से सलाम करना और किनायों से बात करना, अहवाल पूछना, जवाब में सर झुका लिया करती थी। एक रोज मैं सेहन में बैठी थी, अब्बा दफ्तर गए हुए थे और अम्मा खाला के घर। मैं सेहन में बैठी दाल चावल साफ कर रही थी, तभी एक छोटी सी पेंसिल मेरे सामने आकर गिरी। सर उठाकर देखा तो वो हाथ जोड़े खड़ा था। उसने हमारी सीढ़ी की तरफ इशारा करके कहा, उधर से अपनी छत पर आ जाओ, जरूरी बात करनी है। वो जान चुका था कि मैं घर पर अकेली हूं। मुझको उसकी मिन्नत समाजत से लिहाज आ गया और मैं अपने जीने से छत पर चली गई। अब हम दोनों आमने सामने थे और हमारे दरमियान छोटी सी मुंडेर थी। वो अपनी छत की मुंडेर के पास खड़ा था और मैं अपनी छत की मुंडेर के पास। ये हमारी पहली मुलाकात थी। डरते कांपते मैंने उसकी बात सुनी। बस इतना याद है कि वो मेरी तारीफ में कुछ कह रहा था, मगर मैं क्या सुन सकती थी कि मेरे तो कान ही जैसे बंद हो गए थे। पलक झपकते में वापस अपने जीने से सेहन में लौट आई। वो मुझे रोकता रह गया, मगर तेज तेज कदमों से एक ही सांस में सारा जीना मैंने तय कर लिया। सेहन में कदम रखा तो हाथ पांव ठंडे हो रहे थे। लगता था कि छत पर न थी, बल्कि किसी ने मुझे कुएं में लटका दिया था। अपने कमरे में जाकर कितनी ही देर तक गुमसुम बैठी रही थी। दूसरे रोज फिर सेहन में जा बैठी। आज पहले दिन वाला डर खत्म हो गया था। उसको जैसे हवा ने मेरे सेहन में आने की खबर कर दी। चंद लम्हों बाद छत पर मौजूद था। उसने फिर से मुझे इशारों इशारों में बुलाया। मैं ना गई तो वो मायूस हो गया, मगर सिलसिला तो चल ही निकला था। कभी हिम्मत साथ देती, कभी हौसला हार जाती। रफ्ता रफ्ता सारा खौफ दूर होता गया। वो मरहला भी आ गया कि जब हम दूर रहकर भी पास हो गए। मैंने उसको कह दिया था कि मुझसे सिर्फ बात करना, छूने की कोशिश ना करना। लोग तुमको नेक चलन लड़के के तौर पर जानते हैं तो नेक चलन ही रहना। खुदारा धोखा ना देना। अगर वालदैन से मजबूर हो तो भी कोई बात नहीं, पहले से बता दो। हम खुद को गलत उम्मीदों से पहले ही दुखों से बचा लेंगे, मगर झूठी आस दिलाकर मुझसे खेल मत करना, वरना मैं बेमौत मारी जाऊंगी। उसने मुझसे शादी का वादा कर लिया था और बहुत मिन्नत करके हाथ जोड़कर कहा था कि नाराज ना हो। जल्दबाजी में किसी के बारे यूं गलत राय कायम करना अच्छा नहीं होता। इंसान बहुत मुश्किल से एक दूसरे को पसंद करते हैं। यूं ही अगर रिश्ते तोड़ डाले जाएं तो उम्र भर एक दूसरे के लिए तड़पने और पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलता। मैं हर हाल में अपने वालदैन को राजी करके तुम्हें अपना लूंगा। उसकी इन बातों से उसकी मोहब्बत और यकीन ने मेरे दिल में घर करना शुरू कर दिया। उधर मैं ख्वाबों में आने वाली खुशियों के इस्तकबाल को रक्स के ना थी। उधर राजा था कि घड़ी घड़ी मुझे अपने घर बुलाने पर इसरार करता था। मैं उसको जवाब में यही कहती कि राजा साहब, अब तो मैं आपके घर तभी आऊंगी जब बारात लेकर आप मुझे लेने के लिए आएंगे। एक रोज मौसम बड़ा सुहाना और अबर आलूद था कि बूंदाबांदी होने लगी। राजा के घर वाले कहीं गए हुए थे। उसने हमारे आंगन में झांका और मुझे बुलाने लगा। मैंने हस्बे मामूल इनकार किया तो नाराज होकर बोला, अगर आज तुम ना आई तो फिर उम्र भर न तुमसे बात करूंगा और न तुमको बुलाऊंगा। हमेशा के लिए यहां से ताया जी के घर पेशावर चला जाऊंगा। उसके तेवर देखकर मेरा दिल धक से रह गया। किसी सूरत में उसे नाराज न करना चाहती थी। अब तक मैंने अपने वालदैन की इज्जत का पास रखा था। एक मशरकी लड़की की तरह खुद को संभाले रखा था, वरना तो मैं उसके साथ उड़कर आसमानों में भी जाने को तैयार थी। उसके बुलाने पर भी मैं उसके घर न गई तो वो मुझसे नाराज हो गया। खुदा जाने उसके जहन में क्या था। अपनी जिद पर अड़ गया और उसके बाद मेरी तरफ आंख उठाकर भी ना देखा। बड़ी मुश्किल से 2 हफ्ते गुजरे। दिल की अजीब हालत थी। जी चाहता फौरन जाकर उसको मना लूं। अपने दिल को समझाती कि राजा एक अच्छा लड़का है, भला वो क्यों मुझको बुरी नीयत से बुलाएगा। यूं ही घर पर बुला रहा था और मैंने उसकी मोहब्बत का मान नहीं रखा। अब दिल उसकी अच्छाइयां गिनवाने लगा। वो बुरे इरादों वाला इंसान नहीं है। मोहल्ले वाले उसकी शराफत की गवाही देते हैं। नेक चलन ना होता तो क्यों ये सब लोग उसकी तारीफ करते। मेरे साथ भी तो राजा का रवैया हमेशा शरीफाना रहा है। कभी बातचीत से आगे ना बढ़ा,
खत लिखने पर इसरार किया और न कभी तोहफों का चक्कर चलाया। हमसायों से उसके बाइज्जत ताल्लुकात थे। गर्ज ऐसी बातें सोच सोच कर खुद को आमादा कर लिया कि उससे मिलूं। एक बच्चे के हाथ पैगाम भिजवाया कि मुझसे मिलो, जहां कहोगे आ जाऊंगी। इस पैगाम का भी उसने कोई जवाब ना दिया। दिल में हुक सी उठी, जिंदगी बेकार लगने लगी, तड़प कर रह गई। एक रोज देखा कि वो अपने घर की सीढ़ी से छत पर जा रहा है। मैं सेहन में बैठकर उसकी वापसी का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर बाद वो अपना जीना उतर रहा था। फौरन घर का दरवाजा खोलकर मैं गली में निकली और उसके दरवाजे पर पहुंच गई। उसने जीने से मुझे दहलीज पार करते देख लिया था। मेरा ये हरबा कामयाब रहा। फौरन नीचे आकर राजा ने अपने घर का दरवाजा खोल दिया। कहने लगा, घर से बाहर क्यों निकली हो? इस तरह मेरे घर के दरवाजे पर मत खड़ी रहो, कोई देख लेगा तो तुम्हारी बदनामी हो जाएगी। तुम जो नाराज हो, नाराजी खत्म कर दो तो ही अपने घर जाऊंगी, वरना यहीं खड़ी हूं। अच्छा जाओ, मैं नाराज नहीं हूं, जब बुलाओगे आ जाऊंगी, लेकिन अब कभी नाराज मत होना। ठीक है, उसने कहा, लेकिन अभी घर जाओ और आइंदा इस तरह गली में मत निकलना। उसने नरम लहजे में कहा तो मुझे कदरे सुकून मिला और मैं अपने घर के अंदर वापस पलट आई। एक रोज मैं आंगन धो रही थी कि किसी ने दर बजाया। वाले साहब दरवाजे पर गए। फूफा का बेटा था। उसने बताया कि खबर करने आया हूं, अम्मा चल बसी हैं, आप और ममानी जान फौरन मेरे साथ चलिए। वाले साहब और अम्मी जान ने फौरन जाने की ठानी और जिस गाड़ी में वकार आया था उसी में बैठकर फूफो के घर चले गए। जाते हुए मुझसे कहा कि कुंडी लगाकर रखना, हम शाम तक आ जाएंगे। वो फूफो की फौतगी में गए थे और मैं घर में अकेली थी। मेरा दिल उदास था। बार बार राजा की छत की तरफ निगाहें उठती। मैं तमन्ना कर रही थी कि वो नजर आ जाए तो मेरे दिल की उदासी दूर हो, लेकिन वो नजर ना आया। आज ऐसा मौका था कि अगर वो अपने घर बुलाता तो मैं चली जाती, लेकिन वो नजर ही ना आया। दोपहर के बाद तक मैं सेहन के चक्कर लगाती रह गई। दोपहर को कहीं वो दिखाई दिया। मैंने बताया कि अम्मी अब्बू फूफो के घर गए हैं, आज मिलना है तो मिलो। उसने कहा, कहाँ मिलूं? मेरे घर वाले तो घर में हैं, तुमको अपने घर नहीं बुला सकता। दिल बुझ गया। जाने क्यों राजा से तन्हाई में बातें करने की आरजू मुझे बेकरार करने लगी। शायद इसलिए कि वो हफ्तों मुझसे नाराज रहा था और अब ढेर सारी बातें करके उसकी खफगी को दूर करना चाहती थी। थोड़ी देर सोचने के बाद मैंने कहा, अम्मी अब्बू दोपहर तक आएंगे, करीबी गांव गए हैं, मैं घर में अकेली हूं, तुम मेरे घर आ जाओ। अगर वो अचानक आ गए या कोई और आ गया, अम्मी अब्बू रात तक ही आएंगे और कोई नहीं आएगा। मेरे लहजे में इसरार था। तभी ना चाहते हुए भी उसने मेरी बात मान ली। कहा कि दर खोलो, मैं आता हूं। चंद मिनट बाद वो हमारे घर के दरवाजे पर मौजूद था। मैंने आहट सुनकर दरवाजा खोल दिया। वो अंदर आ गया और हमने दर को लॉक कर दिया। ये ऐसा लॉक था कि अगर किसी के पास चाबी हो तो बाहर से चाबी लगाने से खुल सकता। मुझे ध्यान ना रहा कि अब्बू के पास चाबी है। यूं भी यकीन था कि वो मगरिब से पहले आने के नहीं, क्योंकि फूफो की तदफीन मगरिब तक होना थी। राजा को आए 20 मिनट भी ना गुजरे थे कि अचानक अब्बा जान आ गए। वो बैरूनी दरवाजे के लॉक को चाबी से खोलकर अंदर आ गए थे। हम इस कदर बातों में खोए हुए थे कि उनके आने का खटका भी ना सुन सके। दरअसल वहां कुछ रकम की जरूरत पड़ गई थी, लिहाजा वो पैसे लेने आए थे। उनको अपने सामने देखकर हमारे हवास गुम हो गए। उन्होंने वो गुस्सा किया कि खुदा बचाए। बोले, अभी तुम दोनों को ठिकाने लगाता हूं, हमारी गैर मौजूदगी में ये क्या हो रहा है? आखिर राजा को घर के अंदर आने की जुर्रत कैसे हुई? मैंने रोते हुए कहा, अब्बा जी, बेशक मुझको मार डालिए, अगर राजा को कुछ मत कहिए, इसका कसूर नहीं है, मैंने ही इसको बुलाया था। राजा ने भी यही कहा कि मैं गली में से गुजर रहा था, मुझको नूर ने आवाज देकर बुलाया और कहा कि हमारे यहां कोई पत्थर मार रहा है, देखो और मना करो। खैर वाले साहब को वापस फौतगी वाले घर जाने और रकम पहुंचाने की जल्दी थी। उन्होंने कहा कि अभी तुम जाओ, मैं तुम्हारे वालिद से बात करूंगा, और मुझको हुक्म दिया कि चलो तुम गाड़ी में बैठो। मैं जिन कपड़ों में थी उन्हीं कपड़ों में उनके हमरा फूफो के घर आ गई। मेरा जी उस वक्त बहुत परेशान था और यहाँ मैयत वाले घर में तो रोना पीटना मचा था, जिससे और जी परेशान हो गया। रात को अपने वालदैन के हमरा फूफो के घर ही रहना पड़ा। अगले दिन घर लौटे
तब अब्बू राजा के वालिद से मिले और तमाम वाकया उनके गोश गुजार कर दिया। वो बेचारी शरीफ आदमी हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी, कहा कि राजा आपके सामने बड़ा हुआ है, ये आपका बेटा है, जो जी में आए सजा दीजिए, मैं उफ न करूँगा। आप कहें तो मकान बेचकर हम कहीं और चले जाएंगे। अब्बू इंतहाई शरीफ आदमी थे। बोले, आपको मकान बेचने की ज़रूरत नहीं, बस इतनी अर्ज है कि आइंदा के लिए अपने बेटे को काबू में रखिएगा, दोबारा ऐसी हरकत न करें। इस वाक़े के 1 माह के अंदर अंदर वालिद साहब ने मेरी शादी अपने एक रिश्तेदार के बेटे से कर दी। यूं मेरी मोहब्बत का अंजाम हुआ कि परदेस ब्याही गई और एड़ियां रगड़ते रगड़ते रह गई। इसके बाद सुना कि दिल बर्दाश्ता होकर राजा ने खुदकुशी की कोशिश की थी। वालिद ने मेरी शादी उजलत में कर दी। ऐ काश वो राजा के वालिद से कहते कि मेरी बेटी का रिश्ता ले लो, लेकिन उनकी हमीयत ने यह भी गवारा ना किया। मेरा शौहर अच्छी खसलत का ना था, महलों में रहने के ख्वाब देखने वाली लड़की अब एक ऐसे देहाती की दासी बनने पर मजबूर थी जिसको औरत की इज्जत करना भी ना आती थी। गांव के अड्डे पर उसकी 2 बसें चलती थीं। सारा दिन वो अड्डे पर रहता और चर्च के सूटे लगाकर अपने अमले को गालियों से नवाजता था। मैं हर बार इस उम्मीद के साथ मैके जाती थी कि शायद एक बार राजा नजर आ जाए, लेकिन वो कभी मुझको नजर ना आया। 1-2 बार गली में आते जाते मटभेड़ हुई भी तो वो सर झुकाकर पास से गुजर गया और मैं उससे ये शिकवा भी ना कर सकी कि कहाँ गए तुम्हारे वो दावे। मुझे हासिल करने की खातिर कोई कमाल ना दिखाया, बस सर झुका लिया, चुप साध ली और मुझको उम्र भर जहन्नम जैसी जिंदगी बसर करने के लिए एक चरसी के पल्ले बांध दिया गया। ससुराल आकर पता चला कि जिनको मैं अपने वालदैन समझती थी वो मेरे वालदैन नहीं हैं, बल्कि मैं उनको एक गुमशुदा बच्ची के रूप में मिली थी। ये बात सिर्फ चंद रिश्तेदारों को पता थी। सास ने एक रोज झगड़ते हुए मुंह से यह राज उगल दिया। कहा कि तुम हमारे खानदान से ही नहीं हो, अगर नासिर की अपनी सगी औलाद होती तो इस तरह सड़ियल मिजाज ना होती। तुम में तो वो गुण ही नहीं है, जाने किसकी औलाद हो। उन्होंने तो खोई हुई को रस्ते से उठाकर गले से लगा लिया था। इस इंकिशाफ के बाद मैंने अपनी बाग़ियाना सोचों को मौत की नींद सुला दिया और जान लिया कि अगर मेरे पालने वालों ने भी मुझसे मुंह फेर लिया तो किधर जाऊंगी। वो भी यही सोचेंगे कि हमारी सगी बेटी हमारा खून ना थी, वरना हमारी लाज रखती, शौहर जैसा भी था निभाह करती। सो मैं कभी रूठ कर मैके ना गई, ताकि मेरी परवरिश करने वालों को कोई ये ताना ना दे कि पराई औलाद थी तभी तुम्हारा मान ना रख सकी। सब लड़कियों को ये पैगाम दूंगी कि खुदारा अपने माँ बाप की इज्जत का ख्याल रखें, कोई ऐसा गलत कदम ना उठाएं कि वो जीते जी मर जाएं। और माँ बाप को भी पैगाम दूंगी कि अपनी बेटियों के रिश्ते जल्दबाजी में ना करें, कोई अच्छा घर तलाश करके रिश्ता करें ताकि बेटियां अच्छी जिंदगी गुजार सकें। कैसी लगी कहानी दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।